सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ लगातार आ रही है आप लोगों के बीच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिटेल में करूँगा। और आज इतना सुहाना मौसम है, मैं बैठा हूँ छत पे। सुहाना मौसम इतना है कि मज़ा आ रहा है छत पे बैठने में। हवाएं चल रही हैं, सुंदर सी हवाएं चल रही हैं, शीतल हवाएं चल रही हैं और हल्की सी बदली छाई हुई है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी अपने जीवन में सफल हों, सुखी जीवन बिताएं और उन सब के लिए ज़रूरी है कि मेंटली फ़िट होना, फिज़िकली फ़िट होना। तो मेंटली और फिज़िकली फ़िट होने के लिए आपको डेली बेसिस पे कुछ प्राणायाम करने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही। इसके साथ आपको होल बॉडी को प्रॉपर डाइट देना चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास को और देखते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी जो है मिस्र का वरदान है। मिस्र इजिप्ट के नाम से आप लोग जानते होंगे। यहीं पे स्वेज नहर है और स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। इसको ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए, है ना। जो रेड सी है और मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर और यहाँ पे लाल सागर, दोनों को ऐड करता है स्वेज नहर। तो वहीं पे जो नदी है विक्टोरिया लेक से निकल के जाके जो दो श्वेत नील और नील नदी जो भी है जा कर के मिलती है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में गिरती है। मिस्र, काहिरा भी कहते हैं यह इसके कैपिटल को, तो याद रखेंगे। उसको हम लोग कहते हैं मिस्र का वरदान, यानी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है ये। नवपाषाण के युग की बात करें तो इस समय कौन से स्थल से क्या चीज़ें हुई थी उसको पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज उनके लोकेशंस को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहली बार कि उत्तर पश्चिम भारत में चलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में जो यहाँ जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से मेहरगढ़, किल्ली, गुल मोहम्मद और राना घुंडई, ये तीनों साइट्स कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान में। वहीं उत्तरी सिंध प्रणाली की बात करें तो जलीलपुर और सरायखोला की दोनों साइटें मिली हैं कहाँ से? ऊपरी सिंधु प्रणाली से। वहीं कश्मीर की बात करें तो हम लोग झेलम घाटी में जाएंगे और बुरजहोम और गुफक कराल, दो साइट्स यहाँ पे मिलेगी हम लोग को। वहीं उत्तरी भारत में चलते हैं। उत्तरी भारत मतलब उत्तर नॉर्थ वाले इलाके में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों आते हैं। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा और महागढ़ दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों साइट्स हैं। वहीं बिहार में चिराद और सिनवार आप जाइएगा, कैमूर रोहतास वाला इलाका, और चिरांद छपरा वाला इलाका, सारण डिस्ट्रिक्ट। पूर्वी भारत में चले हम लोग तो पश्चिम बंगाल और असम जिसको कहते हैं असम। पश्चिम बंगाल में पांडु राजद देवी है, तो यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। वहीं आसाम की बात करें तो सरू तरु और मारक डोला दोनों जगह से साक्ष्य मिलते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत की बात करें हम लोग तो इसको ऊपर करेंगे हम और देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में पहला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको मिलेगा ब्रह्मगिरी, हालोर, कोडेकल, गुपकौल, मास्की, पास्तवाय, सगनाकुल्लू, टेकोकोला, लाकोटा। तो ये सभी साइट्स हैं कर्नाटक की। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन कोंडा, पिकलीहाल व उन्नूर, ये सभी साइट्स कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में साइट्स है पायमपाली इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब हम देखेंगे ये जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं उनके डिटेल में बातें को समझेंगे। मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में, यहाँ से नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है उसके अंतर्गत गेहूँ और जौ की किस्में प्राप्त होती हैं। तो गेहूं को 3 और जौ की 2 किस्में की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार होने का साक्ष्य। ईंट आप लोग देखते हैं ऐसे क्यूबिकल शॉप में होता है, घनाभ, है ना। तो ये आयताकार ही था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये प्राचीनतम अस्थाई जीवन कहाँ पे शुरू होता है? पहले तो मेहरगढ़ में।
इसको याद रखेंगे, प्रथम प्रमाण मिलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बुर्जहोम की, जो जम्मू कश्मीर या कश्मीर में है। यहाँ श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास यानी गड्ढा घर का प्रमाण 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था और यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। ऐसी बातें हम लोग को जानकारी में मिलती हैं। और यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। तो पालतू कुत्ते थे जो अपने मालिकों के साथ दफनाए जाते थे। ये कहाँ पे? बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर में। फिर बात करते हैं हम लोग गुफकड़ाल की। गुफकड़ाल यानी कुम्हार की जो गुफा होती है। कुम्हार आप लोग जानते हैं मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को कहते हैं। जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। हड्डी के औजार व धूसर मृदभांडों का प्रमाण मिलता है यहाँ पे। सिलबट्टा मसाला पीसने वाले घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई भी प्राप्त होती है। कहाँ से? गुफकड़ाल से। वहीं कोल्डिहवा की बात करें जो उत्तर प्रदेश में साइट है, यहाँ से बोलन नदी, जो हम लोग डायग्राम में देखे थे तो बोलन नदी के बारे में देखा था। ये इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है बोलन नदी और यहाँ के उत्खनन के बाद यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की जो खेती का प्रमाण मिला है वो अभी तक विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता है। तो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये प्राचीनतम है। परंतु लहुड़ा देव एक जगह है जिसको संत कबीर नाम से भी जानते हैं, जगह के नाम से। यहाँ से चावल की खेती का प्रमाण 8000 से 9000 ईसा पूर्व का मिला हुआ है। तो दोनों बातें याद रखेंगे, जो ऑप्शन में होगा उसको सही करके आना है आप लोगों को। वहीं मगहरा की बात करें जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ गंगा नदी के दक्षिण में बिंद क्षेत्र का उत्खनन होता है और गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं जहाँ पे धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। तो जौ की खेती कहाँ से मिलती है हम लोग को? मगहरा से। और यहीं पशुबाड़ा यानी जहाँ पशुओं को बांधने के लिए सुरक्षित रखा जाता है उसको पशुबाड़ा कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे चौपानी मांडो की। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदुभांड के प्रमाण मिले हैं। विश्व का प्राचीनतम मृदुभांड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चौपानी मांडा से। वहीं चिरौंद की बात करें जो बिहार में है, सारण जिले में, नवपाषाणकालीन एकमात्र स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं और हिरणों के सींगों से निर्मित यहाँ से चीज़ें प्राप्त होती हैं। याद रखेंगे, सारण डिस्ट्रिक्ट। वही अगला देखते हैं दावोजली हार्डिंग जो असम में है। यहाँ कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। सारूतारू की बात करें असम में ही, तो गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। फिर मैं बात करता हूँ संगमकलू की। संगनकलू कर्नाटक में है और यहाँ मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं और ये टीले मवेशी के बाड़ों के स्थल थे। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग पिकनी हॉल जो कर्नाटक में है। यहाँ नवपाषाणकालीन युगीन निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ पालते थे और राख के ढेर पर निवास इनके दोनों मिले हैं। अब इन सारी बातों को सम अप करते हुए हम लोग देखते हैं डायग्राम के फॉर्म में। तो नवपाषाणकालीन जो स्थल है, इस समय प्रथम खाद्य उत्पादक मानव उत्पन्न होता है। मतलब कि यहाँ के जो मानव थे वो खाद्य उत्पादक यानी खेती किसानी करने वाले हुए। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे बुर्जहोम की बात करें हम लोग, तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर वाला इलाका हम लोग पढ़े थे, क्या और क्यों ज़रूरी था यहाँ पे। वहीं गुफराल साइट देखेंगे, श्रीनगर के पास ही है। यहाँ वालीगाई, सरायखोला, इस्लामाबाद, ये सभी साइट से दिख रहे हैं हम लोग को। यहाँ किली गुल मोहम्मद, कोटा। फिर यहाँ मेहरगढ़ देखते हैं, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध है। वहीं हस्तिनापुर जो है, आप सुनते हैं महाभारत काल में हस्तिनापुर, तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था हस्तिनापुर। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये है हम लोगों का बालाथल राजस्थान वाले हिस्से में है। और फिर चलते हैं कोल्डिहवा चलते हैं और ये उत्तर प्रदेश का साइट नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग के प्रमाण के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश, लोहित और
रोहित नदियों के संगम से मिलके आगे बढ़ती हैं और ये आकर के मिल जाती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी से। तो ये जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, यहाँ से झूम कृषि के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। झूम कृषि क्या होती है, तो आदिवासी लोग के पास फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए तकनीक नहीं होती है, तो वे लोग क्या करते हैं, जो बंजर ज़मीन है वहाँ खेती कर, मतलब उसको जोत करके फर्टिलिटी जहाँ पे होती है उसको फसल के लिए उपजाऊ बना लेते हैं, फसल उपजाते हैं, और जब वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है तो उस खेत को छोड़ देते हैं, फिर नए जगह पे जो डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ खेत बनाते हैं। यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगल की कटाई करेंगे, डिफॉरेस्टेट करेंगे और फिर वहाँ पे खेती योग्य, कृषि योग्य खेत का निर्माण करेंगे, फिर वहाँ कल्टीवेशन करेंगे, यानी पैदावार बढ़ाएंगे, पैदावार करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, फिर वहाँ फर्टिलिटी रेट ख़त्म हो जाएगी तो फिर कहीं और ऐसा करेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग झूम कृषि। यहाँ देखते हैं और भी साइट्स हैं, जैसे कि यहाँ सारू तारू असम वाला गुवाहाटी के पास, वही दाजोजली, हार्डिंग, ये सभी साइट्स याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में मैचिंग द फॉलोइंग आ जाता है। तो उस समय आप लोग को याद रहना चाहिए कि कौन सा साइट किस लोकेशन में है, किस स्टेट में है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। वहीं पटना के पास छपरा, ये चिरौंत साइट याद रखेंगे। कोलकाता, दड़ुल, कुचाई, ये सभी याद रखेंगे। मगहर के बारे में आप लोग कबीर दास के बारे में जानते होंगे, कबीर दास सूरदास का नाम है ना, मगहर की बात। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे अरब सागर ये हुआ। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं नेवासा से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, जो महाराष्ट्र के इलाके में है। यहाँ अरब सागर है, यहाँ नागपुर भी है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम पॉलिशदारी कुल्हाड़ी की बात हम लोग को मिलती है कहाँ से, लिंग सुगुर से। तो लिंग सुगुर से हम लोग को पॉलिशदारी कुल्हाड़ी की साक्ष्य मिलते हैं। वहीं बात करें नागार्जुन कोंडा की, तो नागार्जुन कोंडा से हम लोग को साक्ष्य मिलता है बहुत सारा। इनमें कुछ जो पुरानी साइट्स हैं उसमें होडकॉल, मस्की और सगाना। मस्की आप लोग पढ़ते होंगे जब हिस्ट्री, तो इसमें सुने होंगे आप लोग अशोक की जो मस्की अभिलेख है, मस्की से मिलता है कि उसका नाम अशोक वर्धन था, है ना। ये बातें याद रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग लिंगपुर की, तो टेक्सल, पिकली हॉल और हेलूर, ये सभी साइट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया की साइट्स हैं। ब्रह्मगिरी, खड़गीरपुर, हैम्बर्ग, ये है पय्यमपल्ली कपड़े का निर्माण का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिलता है। वहीं चेन्नई, पालादोई और संगम कल्लू। यहाँ पे नागार्जुन कोंडा की बात करें तो ये दक्षिण भारत में नौपाषाण संस्कृति का विकास यहाँ पे होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य साक्ष्य की, तो यहाँ पे देखते हैं सोने के साक्ष्य, यानी गोल्ड जो होता है AU। ये क्या हुआ, हे हरि राम, हे प्रभु, ये क्या हो जाता है। कुछ तो है, कोई तो है जो विघ्न पैदा कर रहा है। कौन है वो? AU यानी गोल्ड का नोटिफिकेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, AU। तो AU में हम लोग देखते हैं सोने का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के कोलार खानों से। तो कोलार की खाने हैं, वहाँ से हम लोग को इसके साक्ष्य मिलते हैं। और यह एक नौपाषाण युगीन स्थल है जो गंग वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। तो गंग वंश जो डायनेस्टी था उसका प्राचीनतम राजधानी थी और यहीं से हम लोग को सोने का साक्ष्य मिलता है। वहीं मृदुभांड की बात करें हम लोग तो यहाँ देखते हैं मृदुभांडों का प्रचलन नवपाषाण काल में माना जाता है। मृदुभांड के अंदर व बाहर की बाड़ी के चारों ओर भाग का जो काला शेष पार्ट होता है लाल होते हैं। तो अंदर का पार्ट और बाहर के पार्ट में अंतर होते हैं। जैसे आप लोग अभी मिट्टी के बर्तन देखते होंगे तो उसको रेडिश कलर यानी जो ब्रिक का कलर होता है रेडिश, उसी कलर में मृदुभांड भी होते हैं। और जिसे गैरिक मृदुभांड यानी एक गैर का नाम सुनते होंगे। गांव में मवेशी जब बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं तो उनके सींगों पे गैर एक पदार्थ होता है उसका लेप लगाया जाता है ना। तो वो गैरी मृदुभांड के कलर के होते हैं जिसको इंग्लिश में ऑर्ची कलर्ड पोट्री बोलते हैं ना।
तो ये चीज़ इसको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग OCP कहा जाता है। इसकी खोज ब्रजवासी जो थे लाल ने हस्तिनापुर में इसका नामकरण किया था। हस्तिनापुर याद रखेंगे हम लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उसको हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। तो महाराष्ट्र में लोग जो हैं मृतक को कलश में, ये बातें जो है कलश में रख कर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। तो मृतक को तो नहीं गाड़ सकते हैं, उसके अवशेष को गाड़ सकते हैं, है ना। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे उस समय, है ना। वहीं आहार प्राचीन नाम इसका है ताम्रवलवती। तो प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष हैं। वहीं दाइमाबाद की बात करें, दाइमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का स्थल है, यानी दाइमाबाद से कांसे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस काल के लोग गेहूं, धान व दाल की खेती करते थे। तो वीट का, पैडी का और पल्सेस का ये लोग खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नौदा होली में भी पाए गए हैं। तो ये सभी जो है महाराष्ट्र के तट, महाराष्ट्र का जो उत्तरी पार्ट है नर्मदा नदी वाला, वहाँ पे ये नौदा होली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थल से नहीं मिले हैं, तो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। वहीं ताम्र पसार के लोग की बात करें तो वो मातृदेवी की पूजा करते थे, वो तथा वृषभी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक भी था यहाँ पे। तो वृषभी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक होता है। वहीं ताम्रयुग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, तो ये लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। यहाँ पे ताम्रपाषाण जो लोग थे इस समय के लोग, वे न तो लिखने की कला जानते थे और न ही नगरों में रहने की बात उनमें शामिल थी। सर्वप्रथम चित्रित मृदुभांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। इसी काल को लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप के बड़े बड़े गांवों की स्थापना किए थे। तो बड़े बड़े गांवों की स्थापना कब होती है? तो ये होता है इस काल में जब ताम्रपाषाणी युग होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, इस समय शवों के संस्कार हेतु घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। तो शव को कहाँ दफनाया जाता था? घर के भीतर ही, है ना। आगे हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण युग के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर व तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को हम लोग ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। इसे नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों से प्रयुक्त किया गया वह था तांबा। तो तांबा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉपर इम्पोर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। इसका प्रमाण अतीर कल्पकम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से है, जिसको किया था किसने? आप लोग को याद है 1865 में रॉबर्ट ब्रूट-फोर्स ने। फिर ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की तथा ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। कभी कभी अपने ही गलतियों पे हंसी आ जाती है। जब आप बोलते बोलते अटकने लगते हैं कोई शब्द, तो लगता है कि अरे कैसे चीज़ें हो रही हैं। और न ही नगरों में, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था व हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। तो तकनीकी दृष्टि से बात करें तो ताम्रपाषाण अवस्था जो है हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। तो कांस्य युगीन ताम्रपाषाण यानी कॉपर और कांसा, यानी कांसा और कॉपर की बात करें तो कॉपर पुराना हो गया है ना, सबसे पहले की बात। काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की संस्कृति जो थी, हड़प्पा की संस्कृति कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ बाद में आती हैं। तो ये खोज करने की बात है कि कौन कब खोज की जाती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालदा मृदुभांड ताम्रपाषाण, इसको पाषाण मृदुभांडों में उत्कृष्ट माना गया है।
अब जोड़वे संस्कृति की बात करें तो ग्रामीण थी ये, फिर भी इसकी कई बस्तियाँ जैसे दाइमाबाद, इनाम गाँव ये नगरीकरण प्रक्रिया की ओर अग्रसर हो चुके थे। और जोड़वे स्थलों में सबसे बड़ा दाइमाबाद जो था, यहाँ सबसे बड़ा साइट था दाइमाबाद। और ये लोग सर्वप्रथम चित्रित मृदुभांडों का प्रयोग किए, जिसमें काले व लाल मृदुभांड होते हैं। तो काले पार्ट और लाल पार्ट कैसे, आपको जो लड़कियां अपने किचन में देखती होंगी कि जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, अभी तो आप लोग मृदुभांड नहीं देख पाती होंगी, आप लोग स्टैंडर्ड सभी लोग मूव कर गए हैं, हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग का चेंज हो गया है। तो अभी कुकर के निचले वाले पार्ट को देखते हैं तो ब्लैक होता है ना। तो ब्लैक वाला पार्ट जो है वो कालिक, यानी ब्लैक कलर क्यों है इसके विषय में आप लोग साइंस लगाइएगा अपना। तो साइंस ये कहता है कि जो ब्लैक चीज़ें होती हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसके ब्लैकिश पार्ट करने के पीछे वजह है क्या है कि जब भी उसमें अग्नि उसको दिखाई जाए तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे और खाना जल्दी से पक जाए, इसलिए वो कि उसका कलर कैसा होता है, काला कलर होता है। वहीं रेड जो कलर है वो संतुलित अवस्था, बैलेंस या फैंसी कलर जिसको बोलते हैं, वो इसलिए होता है ना। तो मृदुभांड का कलर रेड क्यों होता है, काला क्यों होता है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। फिर दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था परिलक्षित होने पर इसे नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाण संस्कृति नाम दिया गया था। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इसका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी को नग्न मूर्तिकाएँ भी पूजी जाती थी। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये बात हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ बातों को, जैसे कि संस्कृति, अवधि और क्षेत्र। पहला है आहार संस्कृति, है ना। तो ये अवधि है 2800 से 1500 ईसा पूर्व तक। राजस्थान के उदयपुर जो है ये वाला क्षेत्र है। वहीं काह यानी कायथा संस्कृति जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसके समकालीन, इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके समकालीन। चंबल नदी के क्षेत्र में इसको हम लोग देखते हैं। वहीं शाह यानी शाव लदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक महाराष्ट्र का जो धुलिया इलाका है वो वाला क्षेत्र। वहीं प्रह यानी प्रभास संस्कृति जो 2000 से 1400 ईसा पूर्व के समय काल को बताता है और गुजरात का तटीय क्षेत्र इसमें आता है। वहीं माह यानी मालदा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व तक का नर्मदा नदी क्षेत्र में ये होता है। वहीं रह यानी रंगपुर संस्कृति जो 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक माना जाता है, गुजरात का तटीय क्षेत्र इसमें आता है। वहीं जोड़वे संस्कृति की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। महाराष्ट्र का दाइमाबाद व इनाम गाँव इसमें आता है। वहीं मेमोरी टिप्स की बात करें तो आकाश प्रमा जो ये सभी जो एक साइड से हम लोग याद रखेंगे तो ये इसके ट्रिक हो जाएंगे इसके, है ना। कैसे इसको याद रखेंगे तो आकाश ये स है, श नहीं है, तो आकाश प्रमार जो, इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं विश्व में ताम्रपाषाण संस्कृतियों की। पहला है यहाँ देखेंगे हम लोग क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे था और कौन सा इलाका इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे उसको। पहला है कि नदी का नाम क्या है, दजला व फरात, है ना। मेसोपोटामिया जो संस्कृति है ये किस नदी के किनारे थी, दजला व फरात नदी, है ना। और आधुनिक जो शहर है इसका, आधुनिक शहर वो कौन सा है, इराक शहर है। परिवहन यहाँ क्या था तो नौका व पोत के लिए ये परिवहन यहाँ पे था। भाषा और लिपि की बात करें तो किलाक्षर इस्तेमाल होते थे यहाँ पे। धर्म की बात करें तो सूर्य, चंद्रमा, आकाश व प्रजनन की पूजा की जाती थी, यानी जो लिंगराज यानी जो कामदेव थे। रिप्रोडक्शन हम लोग जो पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है तो संतति को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाए रखने के लिए, यानी जो चीज़ें चल रही हैं वो कंटिन्यूटी में चलती रहे उसके लिए प्रजनन की पूजा की जाती थी। वहीं शासक वर्ग जो था वो पुरोहित, राजा, अभिजात थे यहाँ पे। और सामाजिक जो वर्ग था उसमें, सामाजिक वर्ग में देखेंगे हम लोग कि
व्यापारी, दास व सामान्य जन भी थे। स्मारक में कोई नहीं मिलता हम लोगों को दजला व फरात नदियों के पीछे जो था मेसोपोटामिया, वहाँ से। वहीं हम लोग बात करेंगे मिस्र की। तो मिस्र की बात करेंगे हम लोग। मिस्र की नदी जो थी, अरेंज कर दूँ मैं इसको थोड़ा। मिस्र के लिए नदी जो थी वो थी नील नदी। और आधुनिक शहर इसका कौन सा है? मिस्र। मिस्र का कैपिटल काहिरा, याद रखेंगे। मेडिटेरियन सी के पास है ना। और अफ्रीका कंटिनेंट का ये उत्तरी हिस्सा है। स्थलीय व समुद्रीय परिवहन यहाँ व्यवस्था थी। वहीं भाषा और लिपि की बात करें तो चित्राक्षर यहाँ पे इस्तेमाल होते थे। धर्म जो है यहाँ पे, नए शहर के देवता व मंदिर यहाँ पे धर्म थे। शासक वर्ग था पुरोहित और फराहो। फराहो राजा का नाम याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फराहो राजा किस वंश से या किस इलाके में हुआ करते थे, तो वो मिस्र में, है ना। किसान, व्यापारी और शिल्पकार यहाँ सामाजिक वर्ग था। और स्मारक यहाँ पे मिलता है हम लोग को पिरामिड। पिरामिड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। वहीं बात करें हम लोग चीन की, तो चीन में हांगहो नदी है। हांगहो नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिली नदी भी यहाँ पे है चीन में। आधुनिक शहर इसमें है उत्तरी चीन, यानी जो मंगोलिया वाला इलाका है वहाँ का जो चीनी पार्ट है वो। यहाँ रेशम मार्ग परिवहन के लिए इम्पोर्टेंट था। वहीं भाषा और लिपि थी इनकी चीनी भाषा, इनकी अपनी भाषा थी चीनी लैंग्वेज। अनेक देवी देवताएं यहाँ पे थे। और जैसे चीनी में कुछ बोलते हैं नी हाओ, बाकुची, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब तुम कैसे हो, धन्यवाद। तो ऐसे ये शब्द वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं शासक वर्ग की बात करें तो सांग यहाँ के शासक होते थे। सामाजिक वर्ग में किसान, व्यापारी और शिल्पकार भी यहाँ भी थे। और यहाँ के स्मारक की बात करें तो चीन की दीवार सर्वविदित है, सभी को पता है कि चीन की दीवार कितनी इम्पोर्टेंट है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में सिंधु नदी के किनारे हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति। पश्चिमी पंजाब और सिंध क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ परिवहन की बात करें तो स्थलीय व समुद्रीय दोनों परिवहन इस्तेमाल होते थे। और वहीं भाषा और लिपि की बात करें तो अपठनीय है, यानी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और हड़प्पाई संस्कृति की जो लिपियाँ हैं वो पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, है ना। धर्म की बात करें तो मातृ देवी व लिंग पूजा यहाँ भी होता था। तो अभी एक मूवी आई थी एनिमल मूवी, उसमें जो हीरो होता है वो कुछ उस समय की बातों को लेकर के चलता है ना, कि कैसे उसमें जो नर पक्ष था, यानी जो पुरुष प्रधान जो संस्कृति थी, समाज था, वहाँ पे कैसे महिलाओं के जो प्रजनन क्षमता है उसको कैसे ये लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं राजा की बात, है ना। तो शासक वर्ग इसमें राजा होता था। सामाजिक वर्ग की बात करें तो किसान व व्यापारी, पशुपालक होते थे। स्मारक की बात करें तो विशाल स्नानागृह यहाँ से प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं ताम्रप्रसार युग के स्थल। इस समय कौन कौन से युग में स्थल रहे हैं, तो बलूचिस्तान की बात किए थे हम लोग। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सभ्यता, यहाँ मेहरगढ़ में नाल, कुली व क्वेटा। वहीं बात करें हम लोग राजस्थान में, इससे पहले सिंधु की बात कर लेते हैं। तो सिंधु में आमड़ी और कोटेडियाज सभ्यता, आमड़ी सभ्यता यानी आमड़ी में, और कोटेडियाज सभ्यता। राजस्थान की बात करें हम लोग तो यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी इलाके में सोपी सभ्यता, जो कालीबंगन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उत्तर पूर्वी सभ्यता में गणेश्वर की सभ्यता, जो गणेश्वर के नाम से जानते हैं। वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्से में हम लोग देखते हैं बनास सभ्यता, जो आहार व गिलोंड वाले पार्ट हैं। वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो शवा लदा सभ्यता, जो जोड़वे संस्कृति थी। वहीं जोड़वे सभ्यता में बात करें तो जोड़वे, दाइमाबाद, इनाम गाँव, नवासा और सोंगोवोन। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो ये मालदा वाला सभ्यता है, मालदा सभ्यता। और दंडवाड़ा व कपाथा यहाँ के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आर्चरी, क्लर्ड, पॉटरी सभ्यता और अतरंजी खेरा, लाल किला, सई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोग के लिए बातें। अब जो भी बातें पढ़े हैं हम लोग उसको इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे ताम्रप्रसारकालीन स्थल यानी कला नुक्रम भारत में हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रप्रसार युगीन संस्कृतियाँ बाद में आती हैं। तो कांस्य पहले और ताम्र बाद में, याद रखेंगे। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि इन दोनों में से कौन पहले की सभ्यता है ना।
तो वो चीज़ें हम लोग को याद रखना है। वहीं अब कुछ साइट्स की बात करते हैं, जैसे आहार यहाँ पे दिया हुआ है। आहार, तो आहार किसके लिए है? आहार का प्राचीनतम नाम तामवंती व तांबावली था। तो आहार का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है। और ये सभी हम लोग साइट्स देखते चलेंगे, तो कौन साइट्स कैसे है और कौन नॉर्थ टू साउथ मूव करने पे पहले आता है ना। यहाँ देखेंगे बहादुराबाद, यहीं पे राजा राजपुर परसू, यहाँ पे दिल्ली आप लोग को पता है, लाल किला पता है, जोधपुरा है, सयई गांव है, गणेश्वर, नूह, अतरंजी खेरा, यहाँ सौगौड़ा का अभिलेख हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। नरहन चिरौंद बिहार में था, पढ़े हम लोग। मालवा, यहाँ पे गिलूड, नारगदा, एरन अभिलेख भी पढ़ेंगे हम लोग। कायथा, महेश्वर, रंगपुर, यहाँ प्रभा, सतनम, सावलदा, यहाँ नौदा टोली, ये सभी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पांडु रजार डीबी, महिसादल, कोलकाता। तो ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं। कहाँ हैं? तो वेस्ट बंगाल के साइड में है ना। ये नेवासा, यहाँ नेवासा जो है पटसन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। पटसन आप लोग जानते हैं, पटुआ का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, जिसका बच्चे में हम लोग सनही के जो है सिगरेट बना के पिया करते थे, है ना। सनही, वो जो डंटा होता है सफ़ेद। पटसन के बारे में ऐसा सोचिए आप लोग, पटुआ एक फसल होता है जो फसल कटने के बाद, यानी उसका जो डंठल होता है उसको मिट्टी से दाब करके पानी में डुबो कर रख देते हैं, और कुछ दिन के बाद जब फूल जाता है तो उसके पटसन को निकाल ली जाती है और उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, है ना। और उसके डंठल जो होते हैं वो सनही, उसका इस्तेमाल होता है जलावन के रूप में, और हम बच्चे लोग जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं सिगरेट बनाकर पीने में, क्योंकि उसके बीच में एक होल उससे आसानी से धुआं खींची जा सकती है मुंह में अंदर, है ना। तो उसको याद रखेंगे। पुरानी बातें याद आती हैं तो कितना मज़ा आता है ना। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग दाइमाबाद के पहले नासिक, ये मुंबई, जोड़वे कहाँ है? तो साइट याद रखेंगे, मुंबई के पास। निवासा, इनाम गांव, चंदौली, मास्की, ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी कर्नाटक वाला इलाका है ना। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है दाइमाबाद के बारे में, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। दाइमाबाद ताम्रपाषाण युगीन सबसे बड़ी जो वस्तु था जोड़वे संस्कृति से संबंधित थी। तो दाइमाबाद जो है जोड़वे संस्कृति से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। फिर मद्रास को देखते हैं, अतीड़ कंपकम, है ना, तांबे का प्रथम कुल्हाड़ी का औजार यहाँ मिलता है। फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग मानव सभ्यता का क्रम अगर कहें तो पहला होता है स्टोन एज यानी पाषाण काल, वहीं होता है सेकेंड बार में ताम्र काल यानी कॉपर युग, वहीं सेकेंड होता है कांस्य युग ब्रॉन्ज एज और लौह युग आयरन एज। तो दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, पहला स्टोन एज, कॉपर एज, देन ब्रॉन्ज एज एंड नाउ आयरन एज। इन दिस सीक्वेंसेस द ह्यूमन हैव चेंज देयर प्रॉपर्टी, देयर फंक्शनलिटी। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं देश में चावल की खेती का प्रमाण मिला है उसके बारे में, है ना। तो भारत में चावल की खेती बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों पर नए शोध में पता चला है कि देश की मुख्य फसलों की पैदावार चीन के साथ ही शुरू हो गई थी। तो चाइना में जब हो रहा था उसी समय यहाँ भी शुरू हो गई थी। शोध में इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि सिंधु घाटी के लोग दोनों मौसमों में जटिल फसलों की पैदावार करते थे, यानी गर्मियों में यहाँ चावल, बाजरा व सेम पैदा होती थी और सर्दियों में गेहूँ, जौ और दालों का पैदावार होती थी। दोनों फसलों के लिए पानी की अलग अलग मात्राओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लोग साइंस में पढ़े हैं कि दोनों के लिए पानी की इरिगेशन सिस्टम जो होती है अलग अलग होती है। शोध के अनुसार क्षेत्रीय कृषकों एक नेटवर्क होता था जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाज़ारों में मिश्रित उपज की आपूर्ति करता था। कांस्य युग के दौरान यह सभ्यता पाकिस्तान से लेकर के भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक फैली हुई थी। गंगा के मध्य तराई क्षेत्र के लोहड़ा देव के संत कबीर नगर में चावल के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से लगभग 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं 2000 ईसा पूर्व में चीन से यह विधि आई
उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU व ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को 430 ईसा वर्ष पहले दक्षिण एशिया में इस फसल के पहुंचने के प्रमाण मिलते हैं। ब्रिटेन के जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हैं, यहाँ के जेनिफर बेट्स हुए ने पूरी तरह से प्राचीन दक्षिण एशिया से अलग प्रक्रिया के अंतर्गत खेती के प्रमाण मिले हैं, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। ज्ञातव्य हो कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल जो है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है और यहाँ पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो हैं स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद से मिले हैं। और यहाँ पे बेलन नदी के किनारे से ये चीज़ें मिली हैं, जो 6500 ईसा पूर्व के चावल की खेती और भूसी के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनके बारे में डिटेल। नौदा टोली की बात करें, मध्य प्रदेश में है। इस स्थल का उत्खनन HD सकालिया द्वारा किया गया। इंदौर के निकट जो नर्मदा नदी है उसके तट पर ये अवस्थित है। चित्रित काले व लाल मृदुभान, जिन्हें मालदा मृदुभान के नाम से जाने जाते हैं, कताई बुनाई व चरखे तकलियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से। वहीं ताम्बवती की बात करें राजस्थान, तो यहाँ काले व लाल मृदुभान जिन पर सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे वैसा प्राप्त हुआ है। वहीं दाइमाबाद की बात करें, महाराष्ट्र में है। यहाँ से गोदावरी नट के तट पर स्थित तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे रथ चलाते हुए मनुष्य की, सांड की, गैंडा की और हाथी की। के ठोस वस्तु से निर्मित प्राप्त हुई हैं मूर्तियाँ ये। अब कलश संविधान के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। कलश सवो घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है, जो आप बोलते हैं अभी उसको कलश में रख करके हम लोग अस्थि रखते हैं और अस्थि विसर्जित करते हैं। हाँ बाबू। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग दाइमाबाद के बाद इनाम गाँव महाराष्ट्र में है और यहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। वहीं नेवासा की बात करें महाराष्ट्र में, पटसम का प्रथम साक्ष्य मिलता है। मृदुभान लाल तट पर काली डिजाइन वाले जो चाक निर्मित बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। अब इस संस्कृति की बात करें हम लोग, तो प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग के आरंभ की सूचना देती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थिपंजर ही बल्कि मृदुभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। वे लोग कई तरह के मृदुभांडों का प्रयोग करते थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के समूचे ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका जमाव पूर्वी आंध्र व तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। महापाषाणिक संस्कृति का बात करें तो लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाण कब्र दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन अब इतिहास में महापाषाण संस्कृति कहते हैं, जो सामान्यतया उनका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति से है। महापाषाण यानी मेगालिथिक शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ शब्द 2 शब्दों मेगावलिथ से मिलकर बना हुआ है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिगोस्ट शब्द से मिलकर बना है। मेगास का अर्थ होता है महा या बृहत, एवं लिथोस का अर्थ होता है पाषाण या प्रस्तर। मेगालिथ से आशय बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बने कब्र या स्मारक से है। मेगालिथ का निर्माण मृतकों को दफनाने के लिए कब्र के रूप में मृतक व स्मारक के रूप में किया जाता था। अब मुझे ठंडा महसूस होने लगा छत पे बैठे बैठे, क्योंकि हवाएं तेज़ चलने लगी हैं और काश ऐसा सुहाना मौसम हमेशा बना रहता, तो हम लोग की जो इफ़िशियंसी है पढ़ाई की वो और बढ़ जाती है ना। महापाषाण यानी मेगालिथिक इस संस्कृति की विशिष्ट पहचान थी, इसलिए इसे महापाषाण संस्कृति का नाम दिया गया है। कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में इसकी खोज, और यहाँ पे जो है सोरापुर दोआब क्षेत्र में महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर रीड जो 1989 से 1905 तक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदिचनल्लूर तथा 1904 से 1908 के बीच पेरुम्बूर 2 महापाषाणकालीन
स्थल का अवतरण कराया। और पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हम लोग को जानकारी मिलती। अब देखते हैं हम लोग समाधान की विधियाँ। आंशिक समाधान पहले देखते हैं, है ना। तो आंशिक समाधान, महापाषाण संस्कृति में अधिकांशतः मृतकों को आंशिक समाधान मिलता है। दक्षिण भारत में मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुल चुनी हुई हड्डियाँ ही दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। खोपड़ी, हाथ, पैर की बड़ी हड्डियां भी दफनाई हुई मिली हैं। मृत्यु के बाद मृतक की लाश को खुला छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षियों द्वारा मांस के खा लेने पर शेष बची हड्डियों को चुनकर उन्हें कब्र में रख दिया जाता था। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी तो जानकारी होती है, कब पूछ दे यूपीएससी खास करके। वहीं पूर्ण समाधान की बात करें, नागार्जुनी कोंडा, मास्की, अचिलपुर से पूर्ण समाधान के भी उदाहरण मिले हैं। पूर्व समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम दिशा में सिर जो है पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों या कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान कहा जाता था। कलश समाधान के साक्ष्य तमिलनाडु के चिंगलपट्टू क्षेत्र से मिलते हैं। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखे जाते थे या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखे जाते हैं। शव के साथ अंत्येष्टि सामग्री को रखे जाने की प्रथा इस विश्वास पर आधारित था कि मृतात्मा जो है को परलोक में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी, इसलिए ऐसी बातें की गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के पहले हम लोग देख लेते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को। ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक समाधान की विधि जो है उसमें, तो उत्तरी भारत में अज्ञात ये चीज़ें हैं। पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान की बात की जाती है। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान की बात की जाती है। महाराष्ट्र में सिर उत्तर करके और दक्षिण में पैर करके। वहीं दक्षिण भारत में पश्चिम में पैर करके और पूर्व में सिर करके रखा जाता था। तो सभी बातें याद रखेंगे हम लोग। उत्तरी भारत में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पूर्वी और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली व नेवासा बस्तियों में पाया गया कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहना उन्हें दफनाया जाता था। ज्ञातव्य हो कि हड़प्पाई लोग की भांति अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ व तांबे के कुछ वस्तुएं रखी जाती थी, जिससे परलोक में मृतक का इसका प्रयोग हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। फिर हम देखते हैं यहाँ पे धातु युग, है ना। धातु युग क्या है? नवपाषाण युग के अंतिम चरण में धातु यानी तांबे का व्यवहार आरंभ हुआ। कालांतर में कांसा और लौह से भी लोग परिचित हुए, अतः पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ हुआ। वहीं धातु युग के क्रमानुसार की बात करें तो 3 भागों में है, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। इन 3 चरणों में मानव सभ्यता का उदय हुआ है। ताम्र युग की बात करें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा जमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों पर जो है ताम्रपाषाण उपकरण मिलते हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, मत्स्य भाले, मानवारोपी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन उपकरणों को गंगा घाटी ताम्र निधि के रूप में पुकारा जाना जाता है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे मृदुभांड संस्कृति क्या है। तो मृदुभांड का अर्थ मिट्टी के बने बर्तन से है। मृदुभांड संस्कृतियों का नामकरण बर्तनों की विशिष्टता दर्शाने वाले तत्वों, रंग, चित्र व चमक के आधार पर किया जाता है। यही तत्व उस संस्कृति की मुख्य पहचान होती है। चौपनी मांडों की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विश्व में मृदुभांड के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे देखते हैं लौह प्रयोक्ता संस्कृतियाँ। चित्रित धूसर मृदुभांड संस्कृति, PGW संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश व मृदुभांड संस्कृति, NBPW संस्कृति एवं दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति, इन्हें लौह प्रयोक्ता संस्कृतियाँ भी कहते हैं। चित्रित धूसर मृदुभांड संस्कृति की बात करें तो धूसर या स्लेटी रंग के चित्रित मृदुभांड है। इस संस्कृति के मृदुभांड चौक के पहिए से बने हुए हैं। इस संस्कृति की कालावधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसका विस्तार दोआब सहित ऊपरी गंगा घाटी जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में मिलता है। उत्तरी काले पॉलिश वाले जो
उपधार मृदुभांड संस्कृति है। काले रंग की पॉलिश वाले मृदुभांड हैं। इस प्रकार के मृदुभांड आरंभ में उत्तरी भारत में मिलते थे, इसलिए इसके नाम में उत्तरी शब्द इस्तेमाल हुआ है और यही प्रचलन में रह गया है। इस संस्कृति के मृदुभांड काले चाक से बने होते थे। इस संस्कृति की कालावधि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार उत्तरी मैदान के मध्य भारत क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा दक्कन आंध्र प्रदेश में मिलता है। कांस्य युग की बात करें तो मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान व सिंधु घाटी में कांस्य के उपकरण मुख्यतः व्यापार में लाए जाने लगे हैं। इसी से यह युग कांस्य युग कहलाया है। आगे देखते हैं हम लोग। ताम्रयुगीन का ग्राम्य संस्कृतियों के स्थान कांस्ययुगीन शहरों की स्थापना कर दी। भारत में इस युग में हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय व विकास हुआ। भारत में प्रथम बार शहरी सभ्यता स्थापना सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। लौह युग की बात करें तो मानव सभ्यता के विकास क्रम में लौह का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही सीख लिया था, परंतु उस समय इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित रहा। एशिया माइनर यानी तुर्की की हिटाइट जाति के लोगों ने लोहे के निर्माण की तकनीकी खोज निकाली तथा इसके साथ ही लोहे की ढलाई का कार्य 1400 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया। 1200 ईसा पूर्व तक फिलिस्तीन, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक तथा यूनान के निवासी लौह के औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने लगे। इस प्रकार 1200 ईसा पूर्व से लौह युग का आरंभ हुआ। भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। सुप्रसिद्ध पुरावेद विलियर्ड की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था। इस प्रकार कुछ अन्य विद्वान यूनानियों को इसे लाने का श्रेय प्रदान किए करते हैं, किंतु ये मत समीचीन नहीं लगते। यूनानी साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कहाँ गया, कारीगर लौह उपकरणों का निर्माण करने में कुशल थे। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है, जिसके वास्तविक अर्थ में विषय में मतभेद है। संभवतः यह शब्द सामान्य धातु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा भारत के लोग ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है भारत के संदर्भ में जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। थोड़ा सा और बच्चा है, इसको मैं ख़त्म करके ही उठूँगा क्योंकि 7:30 हो चुका है और समय में मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। लौह काल का विभाजन किया जाए तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। लौह काल का बात किया जाए तो प्रथम चरण जो है 1300 से 1000 ईसा पूर्व, विस्तार अत्यंत सीमित क्षेत्र में, इराक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान व हल्लूर, कर्नाटक, भारत। द्वितीय चरण 1000 से 800 ईसा पूर्व, संपूर्ण गंगा क्षेत्र व कर्नाटक में उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। तृतीय चरण 800 से 500 ईसा पूर्व, भारत के अधिकांश क्षेत्र में उत्तरी भारत या दक्षिण भारत जो महापाषाण संस्कृति है। वहीं हम लोग बात करें, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये चीज़ अथर्ववेद में लोहायस यानी श्याम लोहायस या श्याम अयस शब्द मिलते हैं। विद्वानों ने लौह शब्द का जो है तांबे के अर्थ में श्याम शब्द को लोहे के अर्थ से किया है ना। इस प्रकार अथर्ववेद में उल्लेखित जो श्यामयस है उसका तात्पर्य लौह धातु से है, वहीं अयस शब्द का लोहे से है। तो श्यामयस यानी लोहे धातु और अयस यानी लोहे की पर्याप्त बन गया है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली भारी हलों का उल्लेख मिलता है। इसमें अवश्य लोहे की फाल इस्तेमाल की गई होगी। अथर्ववेद में भी लोहे से बने हुए फाल का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में भारत को लौह का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। सामान्यतः माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के समय लोहे का प्रचलन आरंभ हुआ। विश्व के संदर्भ में बात करें तो लौह युग 1300 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। भारत में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेरा से प्राप्त हुआ है। हाल के वर्षों में लौह युग के आरंभ का संबंध चित्रित धूसर मृदुभांड से स्थापित किया गया है, जिनमें सबसे पहले अधिछत्र के उत्कृष्ट मृदुभांडों और उसके बाद हस्तिनापुर के मृदुभांड का उल्लेख किया जाता है। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मिट्टी के बने हुए चित्रित मृदुभांड धूसर मृदुभांड यानी PGW पेंटेड ग्रे वेयर प्रमुख रूप से पाए गए हैं। अतः इस संस्कृति को चित्रित धूसर मृदुभांड भी संस्कृति कहा जाता है। इसके साथ ही हम लोग का ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेंगे और आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। लौह उपकरण प्राप्ति स्थल जो है यहाँ देखेंगे, लौह के उपकरण देखेंगे हम लोग सभी।
तो अतरंजी खेरा में देखेंगे भारत में लौह का प्रथम साक्ष्य मिलता है 1000 ईसा पूर्व के एटा जिले से प्राप्त हुआ है। वहीं ये सभी साइट्स हैं पिराक, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, धातुमल, जखेरा, बटेश्वर, अतरंजी खेरा, जोधपुर, जयपुर, नूह, भरतपुर। यहाँ से हाथा लगाने वाले छेद वाले जो है कुठार प्राप्त हुए हैं। नगदा, उज्जैन, कायथा, एरन, चिरान, सोनपुर, तरारी, पांडु बाजार, राजा, डिबडी, महिसादल, नायकुर, जमनी, प्रकाश, माहौरझाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। हुल्लूर से कर्नाटक के धारवाड़ से जिले में तीरों व भालों के लौह से युक्त हथियार मिले हैं। वहीं पय्यमपल्ली, अदिचा, चलनपुरम। भारत में अनेक स्थलों से लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। सामान्यतः माना जाता है कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही लोहे का प्रचलन साहित्य व उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग प्रमाण मिलता है। इसके 1000 ईसा पूर्व से गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान क्षेत्रों से लोहे के उपयोग के प्रमाण मिलने लगे हैं। इस समय की संस्कृति व अर्थव्यवस्था के वो वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की तुलना से अधिक विकसित की गई है।